जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है और इस 1 साल का आंकलन हम इस वीडियो में करेंगे कि कितने वादे पूरे हुए और कितने वादे अभी भी अधूरे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया है। ये साल उमर सरकार के लिए वादों, चुनौतियों, सीमाओं का मिला जुला तजुर्बा साबित हुआ है। एक और जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐतिहासिक चुनावी जीत दर्ज कर घाटी की राजनीति में नई जान फूंकी 10 सालों बाद, वहीं दूसरी ओर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में सरकार को कई मुश्किलों का सामना अभी भी करना पड़ रहा है। स्टेटहुड बहाल करने का वो ख्वाब जिसके सहारे पार्टी ने चुनाव में भारी समर्थन हासिल किया था, अब भी दूर दूर तक पूरा होता नहीं दिख रहा है। पिछले साल यानी कि 16 अक्टूबर 2024 को उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। उनकी पार्टी ने उस चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल किया और लगभग 1 दशक बाद घाटी में राजनीतिक स्थिरता की उम्मीद जगाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र गरिमा, पहचान और विकास जनता के लिए एक नया भरोसा था। इसमें राज्य की खोई हुई स्वायत्तता और विशेष पहचान की बहाली को सबसे ऊपर रखा गया था। विशेष बहाली यानी कि अनुच्छेद 370 तो अब कभी वापस नहीं आएगा, ये गृह मंत्री का कहना है, लेकिन स्टेटहुड का ख्वाब, स्टेटहुड के लिए संघर्ष अभी भी बरकरार है, कम से कम बयानों में। पार्टी ने यह वादा किया था कि वो 2000 में पारित स्वायत्तता प्रस्ताव को पूरी तरह से लागू करेगी, अनुच्छेद 370 और 35A के तहत मिले पहले के खास हक को फिर से बहाल करेगी और केंद्र से राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए हर संवैधानिक रास्ता अपनाएगी। और उमर सरकार ने ऐसा सत्ता में आते ही किया भी। पहली कैबिनेट में इसको लेकर एक प्रस्ताव पारित किया, लेकिन इन वादों ने जनता में उम्मीदों की एक लहर भी पैदा कर दी। लेकिन 1 साल बाद इन उम्मीदों का नतीजा बेहद सीमित ही दिखाई देता है। पहले साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार अपने बड़े बड़े राजनीतिक वादों पर खासा धीमा रही और विरोधियों से घिरती भी रही। कार्यकाल की शुरुआत में ही कैबिनेट की पहली बैठक में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को दोहराया गया। इसको लेकर बाकायदा एक प्रस्ताव पारित हुआ। फिर उस प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने भी पहुंचे थे। विधानसभा में केंद्र से विशेष दर्जा बहाल करने के लिए संवैधानिक तंत्र तैयार करने का प्रस्ताव पारित हुआ था, मगर हकीकत में इन घोषणाओं का कोई ठोस असर नहीं दिखा। वहीं सरकार की नाकामयाबी पर विपक्ष के साथ साथ पार्टी के अंदर भी असंतोष उभर कर सामने आया। हाल ही में एग्जाम्पल है श्रीनगर से सांसद आगा सईद रूला मेहंदी का, जो ये खुद कह रहे हैं कि वो उपचुनावों में किस मुंह से जाएंगे जब उनकी सरकार ने वादे ही पूरे नहीं किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हैं आगा सईद रूला मेहंदी, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से यह माना कि सरकार राजनीतिक मोर्चे पर उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक इरादे की जरूरत थी जो नजर नहीं आया। विरोध के बावजूद उमर सरकार ने सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर कुछ ऐसे कदम जरूर उठाए जिनसे जनता को राहत मिली। गरीब लड़कियों के लिए शादी सहायता राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मदद मिली। महिलाओं के लिए जिलों के बीच मुफ्त बस सेवा शुरू की गई और इंटर डिस्ट्रिक्ट स्मार्ट बस सेवा का शुभारंभ हुआ, जिससे यातायात व्यवस्था में थोड़ा सुधार देखा गया। शैक्षणिक सत्र को फिर से अक्टूबर-नवंबर में लाकर पारंपरिक शिक्षा प्रवाह को बहाल किया गया। इसके अलावा ब्लड रिलेशंस के बीच संपत्ति खरीद फरोख्त पर स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त राशन योजना भी शुरू की गई। 1 साल के अंदर ये कुछ काम थे जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार ने किए हैं। हालांकि ये छोटे छोटे कदम जनता के लिए लाभकारी साबित हुए, मगर राजनीतिक रूप से वो उतने प्रभावशाली साबित नहीं हुए जितनी उम्मीद की जा रही थी। सरकार का तर्क रहा कि उनकी शक्तियां सीमित हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से कई अहम फैसले उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं और उनके इसी रवैये को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समय समय पर विपक्षी पार्टियों द्वारा घिरते भी रहते हैं। हाल ही में एलओपी सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर इस तरह के आरोप भी लगाए थे कि मुख्यमंत्री काम नहीं करते हैं, सिर्फ पावरलेस होने का रोना रोते रहते हैं। मुख्यमंत्री ने कई मौकों पर इस शक्ति विभाजन को अपनी सरकार की सबसे बड़ी बाधा भी बताया।
विपक्षी दलों, विशेषकर घाटी के नए राजनीतिक मोर्चों ने उमर सरकार पर आरोप लगाया कि उसने जनता की भावनाओं का इस्तेमाल चुनावी जीत के लिए किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद केंद्र के दबाव में काम किया गया। उनका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार केवल बयानबाजी तक सीमित रही और ना तो शासन में पारदर्शिता लाई, ना ही विशेष दर्जे की बहाली के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार नई दिल्ली और बीजेपी को खुश करने में लगी हुई है। आपको याद होगा सज्जाद गनी लोन का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि वो दिल्ली जाते हैं, शॉल पहनाते हैं, टोपी पहनाते हैं, लेकिन स्टेटहुड की मांग को उतनी बुलंद तरीके से नहीं उठाते जितनी उन्होंने चुनावों में आने से पहले उठाई थी। ये असंतोष पार्टी के भीतर भी दिखा है, जिससे स्पष्ट होता है कि उमर अब्दुल्ला को अपनी पार्टी के अंदर असहमति की आवाजों को संभालना ही पड़ रहा है। राजनीतिक धरातल पर यह स्थिति सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है और होती हुई नजर भी आ रही है। वहीं उमर सरकार के पहले साल को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली घटनाओं में से एक था 22 अप्रैल का पहलगाम आतंकी हमला। इस हादसे ने घाटी की शांति को भंग कर दिया, राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यटन उद्योग को गहरा झटका दिया है। हालांकि उसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने टूरिज्म को पटरी पर लाने के लिए कई कोशिशें की। उन्होंने गुलमर्ग में अपने बच्चों के साथ गुलमर्ग की सड़कों पर साइकिल चलाई। वो पहलगाम गए जहां पर उन्होंने साइकिलिंग की, अपनी कैबिनेट के साथ कई जगह पहुंचे और एक तरह से टूरिज्म को पंख देने की कोशिश उन्होंने दोबारा की पहलगाम हमले के बाद। इसके बाद मई में भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव और सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी ने हालात को थोड़ा और बिगाड़ दिया। दर्जनों लोगों की मौत हुई और सैकड़ों परिवार विस्थापित हो गए। टूरिज्म को दोबारा जीवित करने के लिए सरकार ने कश्मीर फिर से बुला रहा है मुहिम शुरू की, लेकिन भारी बारिश और बाढ़ ने इन प्रयासों पर पानी फेर दिया। घाटी में बाढ़ और भूस्खलन ने बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया। सर्दियों से पहले पर्यटन सीजन की संभावनाएं लगभग खत्म हो गई। वहीं उमर सरकार के लिए एक और संवेदनशील मुद्दा रहा आरक्षण नीति का संशोधन, जिसमें वो अपने ही नेताओं से और जनता से बुरी तरह घिर गए। नई नीति के तहत सामान्य वर्ग का कोटा घटाकर मात्र 30% कर दिया गया, जिससे छात्रों और अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी फैली। उनके गुपकार स्थित आवास के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन भी हुए। दिसंबर में हुए छात्र विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने एक नए कैबिनेट उप समिति बनाई, जिसने 4 महीने पहले अपनी रिपोर्ट सौंप दी, मगर अब तक उस पर कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया गया। इस बीच डेली वेजर्स का मुद्दा भी चर्चा में रहा और आज तक चर्चा में है। अलग अलग विभाग के डेली वेजर्स सरकार से मांग कर रहे हैं और विरोध जता रहे हैं और आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। वहीं आरक्षण नीति पर विवाद सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि युवाओं की उम्मीदों को पूरा ना कर पाना किसी भी शासक दल के लिए राजनीतिक तौर पर नुकसानदेह साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बार बार ये जताते रहे हैं कि उनकी सरकार की शक्तियां सीमित हैं। केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण निर्णय उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ये स्थिति शासन और जवाबदेही दोनों को जटिल बना देती है। मुख्यमंत्री की कोशिशों के बावजूद जब तक राज्य का पूर्ण दर्जा बहाल नहीं होता, तब तक सभी नीतिगत निर्णयों पर केंद्र की छाया बनी रहेगी। राज्य की राजनीति में यह भी साफ नजर आ रहा है कि जनता एक बार फिर स्थानीय स्वायत्तता और राजनीतिक अधिकारों की मांग को लेकर मुखर हो रही है। उमर सरकार के लिए अगले सालों में यह साबित करने का मौका है कि वो केवल सीमाओं की दुहाई नहीं दे रही, बल्कि इन सीमाओं के बावजूद ठोस पहल कर रही है। उमर अब्दुल्ला के शासन का पहला साल विरोधाभासों से भरा रहा है। उम्मीदें बड़ी थीं, लेकिन उपलब्धियां सीमित। राज्य का दर्जा बहाल करने का राजनीतिक वादा अभी भी अधूरा है, जबकि जनता के लिए छोटे छोटे कल्याणकारी कदम जरूर लागू किए गए हैं। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अपने वादों को राजनीतिक रूप से सार्थक दिशा दे और जनता में यह भरोसा पैदा करे कि जम्मू कश्मीर की विशेष पहचान बहाल करने का संघर्ष सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं है, बल्कि सरकार की गंभीर प्रक्रिया का हिस्सा है। अगले आने वाले 4 साल उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए निर्णायक साबित होंगे। या तो वो अपने एजेंडे को हकीकत में बदलकर राजनीतिक इतिहास में अपनी जगह बनाएंगे, या फिर जनता के असंतोष के बीच उस पर वादों की सरकार होने का ठप्पा लग जाएगा। लेकिन 1 साल का लेखा जोखा सही मायने में अगर पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर की आवाम से बेहतर और कोई नहीं बता पाएगा।